साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कस करने वाली हूं। तो दे रहे हैं आप कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम या फिर आप अगर स्कूल लेवल पे भी हैं और आप ईवीएस, एसएसटी, ज्योग्राफी, इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है तो ये जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है या लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल की जो परतें हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हर जगह पूछा जाता है। ठीक, तो 1 या 2 नंबर का ये टॉपिक है, बट इसमें काफ़ी बार क्वेश्चंस आ जाता है जिससे कि हमें कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम उन सभी कन्फ्यूजन्स को करेंगे क्लियर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो जो चैनल है उसको रेड रंग से, लाल रंग से लिखा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए उसको, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो इसको लाइक कर दें और अधिक से अधिक लर्नर्स तक इसको शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। जो 5 लेयर है उनकी क्या विशेषताएं हैं। इसके साथ ही लास्ट में हम कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चन आता है। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं वायुमंडल की, तो वायुमंडल क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ आपको एक डायग्राम भी बनाया हुआ है ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो, क्योंकि डायग्राम के माध्यम से चीज़ें हमें लंबे टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग लर्न भी रहती हैं और इफेक्टिव तरीका भी अच्छा ये होता है कि आप उस चीज़ को दिखा करके बताएं। तो देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये आपका क्या है, एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर के ऊपर कई ऐसी लेयर्स होती हैं। अब ऐसा नहीं कि लेयर्स आप जाएंगे जब ऊपर तो आपको वो दिखेगी कि अच्छा यहाँ से ये ख़त्म हो रही है, यहाँ से ये शुरू हो रही है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ डिसाइड किया गया कुछ किलोमीटर्स के बाद, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एक से जब दूसरी एकदम भिन्न होने लगती है, बिल्कुल डिफरेंट, तो वहाँ पे जो हमारे रिसर्च करने वाले हैं, साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने यहाँ पे अलग अलग लेयर्स को बनाया है। तो मेनली जो होते हैं वो 5 मेजर जो है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर होते हैं। कितने होते हैं? 5। अब उन 5 के तो सबसे पहले आप नाम याद करिए, क्योंकि नाम बहुत ज़रूरी है और नाम सीक्वेंस में याद करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि पहले किसी को, चौथे वाले को, फिर पहले वाले को। तो ये जो 5 नाम है, हिंदी मीडियम के हैं आप या इंग्लिश मीडियम के, मैंने दोनों यहाँ पे लिखा है तो आप दोनों से कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली लेयर होती है, जब अर्थ से आप इस तरफ बढ़ेंगे, जो सबसे पहली लेयर है वो है आपकी ट्रोपोस्फेयर। क्या है? ट्रोपोस्फेयर, जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं। तो हिंदी वाले जो हैं, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, तो हम कैसे स्टार्ट करें पहले ये देख लीजिए, अर्थ से। ठीक है, अगर आपकी जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर से, लास्ट से नहीं स्टार्ट करें, अर्थ के पास से। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल या आयन मंडल और बहिमंडल। तो 5 को मेरे साथ एक बार आप बोलिए, पहले 5 लेयर्स को। कौन कौन सी हैं? पहली क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल या आयन मंडल, एक ही बात है, और बहिमंडल। ठीक, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आप ट्रोपोस्फेयर से इसको याद करिए। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या आयोनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। क्लियर? जहां भी आप बैठे हैं 1 से 2 बार करिए, आपको याद हो जाएगा ट्रोपोस, और याद करने के बाद एक बार कहीं लिख लिया करिए, तो उससे जो है और अच्छे से याद होता है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या आयोनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये 5 लेयर्स, मेजर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैं जो हमारा वायुमंडल है। अब देखिए ध्यान से, कुछ विशेषताएं हैं, जो विशेषताएं आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जैसे देखिए, मौसम से संबंधित जितने भी चेंजेस होते हैं, क्लाउड्स फॉर्मेशन, जो मौसम बनते हैं, वो सभी प्रक्रियाएं आपके जो आपका अर्थ है, ठीक उसके जो पहली लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसको ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल कहते हैं, वहाँ होती है। तो सबसे पहले क्या होता है? मौसम, और मौसम से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें, पतंग उड़ाने से लेकर के इसके निचले स्तर पे ही हम ये सब काम करते हैं। डिस्टेंस की बात करें तो ये 0 से 12 या 18 किलोमीटर तक होता है। बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत दिया हुआ है, तो इसमें जो एक मेजर है कि आप अप्रॉक्स में इसको जान लीजिए। ये तो जल्दी नहीं पूछता है आपसे डिस्टेंस की कितने से कितना है, बट यही है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, घटित होती हैं, कौन कौन से फिनोमेना, इम्पॉर्टेंट ये है।
तो मौसम की घटनाएं किस में होती है? ट्रोपोस्फेयर में। मौसम की घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। देखिए मैंने यहाँ पे बादल भी बनाया हुआ है, इसको आप अपने स्कीमा में जो आपका माइंड है उसमें फिट करिए, इस डायग्राम को फिट करिए, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। एज्यूम करिए आपका अर्थ है, उसमें हमने 5 लेयर्स बनाई हैं, एक में देखिए बादल है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी फेनोमेना होती है? क्लाउड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वेदर संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है समताप मंडल। ये हेलीकॉप्टर है, चूंकि मेरी ड्राइंग उतनी भी परफेक्ट नहीं है, ठीक, ये आपका हेलीकॉप्टर जा रहा है, एरोप्लेन जा रहा है। अब यहाँ पे एक होता है, कई लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेयर में भी जाता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में एरोप्लेन जो है, इसका ये सही है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ता है। इसकी निचली परत में भी बहुत सारे जो जेट प्लेन्स होते हैं वो उड़ते हैं। 15 या 11 से 50 किलोमीटर की इसकी जो है डिस्टेंस होती है। और इसके साथ ही स्ट्रेटोस्फेयर में एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है जो कि आपका है ओजोन गैस। क्या है ओजोन गैस? तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है, केमिस्ट्री वाले बच्चे जानते होंगे। ये क्या है आपका? O3। तो इसको मत जानिए, यही आपका बस है कि O3 जो है, जो ओजोन गैस है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो ओजोन गैस आपकी पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल में। ठीक, ओजोन गैस क्या करती है? तो सन के द्वारा जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, जो यूवी रेज आती हैं, उनको रोकने का काम करती हैं। उन हार्मफुल, हानिकारक पैराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के सतह पर आने से क्या करती हैं? रोकती हैं। समझ में आया? तो एक तो हवाई जहाज और दूसरा क्या है यहाँ पर आपका, क्या है? ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन गैस को जो रोकती है। ठीक है, तो समताप मंडल। अब आते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल जो है, इसकी डिस्टेंस है 50 से लेकर के 80 या 90 किलोमीटर तक। मेसोस्फेयर की जो इम्पोर्टेंट है बात है वो क्या है कि मेसोस्फेयर में जो मीटेरॉइड होते हैं, जो उल्का पिंड होते हैं, वो यहाँ पर आकर ख़त्म होते हैं। मध्य मंडल जो उल्का पिंड, जो मीटेरॉइड होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं। ठीक, इस लेयर में आने के बाद वो क्या हो जाते हैं? बिल्कुल जो है क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाते हैं इस लेयर में आने के बाद। अब ये पृथ्वी की कक्षा है ना, पृथ्वी के ऑर्बिट में तो आ चुके हैं क्योंकि उसकी लेयर में आ चुके हैं, तो पृथ्वी की लेयर में आते हैं जिसको हम देख के कहते हैं कि टूटता हुआ तारा है। ठीक, ये वही आपका क्या है? उल्का पिंड है। अब यहाँ पे जो ये आपका उल्का पिंड आता है, तो आपको पता है उल्का पिंड जो है क्या है कि जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो हमारे यूनिवर्स में पाए जाते हैं, वो आपस में टकराते हैं घर्षण की वजह से। कभी कभी तो वो स्पेस में, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी बहुत वो है, तो वहाँ पे सब दूर दूर क्या रहते हैं? उड़ते रहते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि अर्थ की जो ग्रेविटेशन शक्ति है वो इनको खींच लाती है। जब ये इसमें आते हैं, चूंकि थर्मोस्फेयर बहुत गर्म है, तो इनको क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, जब अर्थ के ऑर्बिट के अंदर ये आते हैं, तो यही टूटते हुए तारे के रूप में हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो आपने अभी तक 3 पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़ लिए हैं? साथ में बोलिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर। क्लियर? तो सबसे पहली क्वालिटी क्या है कि जब आप ट्रोपोस्फेयर में वेदर फिनोमेना, जितने भी क्लाउड से रिलेटेड चीजें हैं, बादल से, ये सभी चीजें किस में होंगी? क्षोभ मंडल में। समताप में क्या था कि एक तो हेलीकॉप्टर और दूसरा ओजोन गैस। ठीक, ये 2 चीजें इसमें थी। जब आप मेसोस्फेयर में गए तो उल्का पिंड मीटेरॉइड की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे होता है। अब हम आते हैं 4th, जिसको बाह्य मंडल या आयन मंडल कहते हैं। आयन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आयन्स पाए जाते हैं। आयन्स आपको पता है जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के एटम्स होते हैं, आयन्स इसमें पाए जाते हैं। थर्मोस्फेयर में जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो रेडियो वेव्स, जो रेडियो कम्युनिकेशन पास ऑन होते हैं, जिसकी मदद से हम संचार कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो रेडियो वेव्स यहीं पे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट मैंने लाइन बनाई है जिसका नाम है कर्मन लाइन, जो 100 किलोमीटर के रेंज में होती है। जैसे देखिए 80 या 90 तक ये खत्म हो जाता है, फिर इसके बाद इतना जाता है 100 किलोमीटर पर एग्जैक्ट ये कर्मन लाइन होती है। ये वो रेखा होती है जहाँ से आप पृथ्वी को जब देखें तो पृथ्वी आपको एकदम स्टार्टिंग से पूरी की पूरी गोल दिखाई देती है। जब तक आप इसके इधर रहेंगे तब तक आपको क्या होगा कि पृथ्वी थोड़ी सी, आप क्या है, पृथ्वी थोड़े से नीचे। जैसे आप कर्मन लाइन 100 किलोमीटर पर पहुंचते हैं, इस रेखा पर आने पर पृथ्वी जो है आपको पूरी की पूरी एकदम क्लियर, स्पष्ट दिखाई देती है। ये कर्मन रेखा है।
क्लियर। अब ये कर्मन रेखा किसके किसके बीच में पाई जा रही है, तो मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में पाई जा रही है। मध्यमंडल और आयन मंडल के बीच में ये रेखा पाई जा रही है। तो थर्मोस्फीयर में क्या है, इसका नाम ही क्या है, थर्मो। थर्मो का क्या मतलब होता है, थर्मल। ये बहुत मोटी परत होती है, इसके साथ ही इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और अब यहाँ से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं 90 या 100 से ये 800 किलोमीटर तक का ये दायरा जो है कवर करता है। तो इसमें जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है, रेडियो वेव्स भेजने का, जो तरंगे हैं उनको भेजने का काम यहाँ पे किया जाता है। बहिमंडल, अगर हम बहिमंडल की बात करें, एक्सोस्फीयर, तो यही थर्मोस्फीयर और इसके बीच में भी एक ऐसी ही लाइन पाई जाती है जिसको हम एक्सोबेस कहते हैं, बट कर्मन लाइन ज़्यादा पॉपुलर है। तो एक्सोबेस आप याद रखिए एडिशनल में कि इन दोनों के बीच में पाई जाती है एक्सोबेस। जो हमारे स्पेसशिप्स होते हैं जो हम भेजते हैं वो सारी के सारे सैटेलाइट्स, ये सबसे पतली परत भी होती है और इसी के ऊपर जो आपकी नोबल गैसेज हैं वो सारी क्या करती हैं, रहती हैं। ठीक, स्पेसशिप्स, सैटेलाइट्स जो हम भेजते हैं, ठीक, स्पेस में, वो यहाँ से क्या होता है, जब वापस उतनी दूर जाती है तो ये अर्थ की ऑर्बिट यहाँ से खत्म हो जाती है, अर्थ का एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये स्पेसशिप और सैटेलाइट्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट था क्या, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे 5 लेयर आपने पढ़े, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या फिर आयनोस्फेयर, और एक लास्ट है एक्सोस्फेयर। ये 5 लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद ये ओजोन लेयर किस लेयर में पाया जाता है, ये भी मोस्ट जो है आप कह सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अभी आपको पता चल गया होगा किस में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसको मत भूलिएगा। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन है आपके लिए जो कि क्या है कि हम ओजोन लेयर जो है उसको मेज़र कैसे करते हैं, कि जैसे हमको पता है कि उसमें ब्लैक होल पाया गया है, तो उसको मेज़र कैसे करते हैं, किस यूनिट का हम यूज़ करते हैं मेज़रमेंट करने के लिए। ठीक है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये क्या होती हैं, पहले तो ये जानिए कि कुछ ऐसी गैसेस जो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में बढ़ रही हैं, हमारे वायुमंडल में बढ़ रही हैं, और जिनके बढ़ने की वजह से जो हमारा पूरी प्रकृति है, जो पूरा हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। अब क्या है कि जब इन्हीं का कंसंट्रेशन क्या है, जब एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी की वजह से और जो अन्य गैसें हैं किसमें, इन्वायरमेंट में। तो ये क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस, क्वेश्चन आपको देता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस आप याद रख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको कि हम क्या कहते हैं, CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपके फ्रिज के जो गैस हैं उसमें पाई जाती है। ठीक, जो आपके AC है उसमें, डिओडेंट्स, परफ्यूम्स, इन सब में, और ये बहुत ही हानिकारक गैस होती है CFC, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो ये सब के सब क्या हैं, ग्रीन हाउस गैस हैं। इनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से आज हमको ग्लोबल वार्मिंग जैसी सीरियस जो है सिचुएशन को देखना पड़ रहा है। ठीक, तो ये सारे फैक्टर्स जो है ह्यूमन मेड ही हैं, हम ही लोग द्वारा बनाए गए हैं, इसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ती है। ठीक है, और इसमें जो ऑप्शन में नहीं देगा वो देगा हीलियम का ऑप्शन, काफ़ी बार देता है, तो हीलियम दे, हाइड्रोजन दे, नियॉन दे। तो ये सब क्या है आपकी, ये सब आपके क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। हीलियम आपकी नोबल गैस है जिसका यूज़ हम बलून को फिल करने में करते हैं। ठीक है, तो ये रही कुछ बेसिक जानकारी आपके ग्रीन हाउस गैसेस से और ओजोन लेयर से। इसके अलावा कभी कभी नॉइज़ पोल्यूशन से भी क्वेश्चन आ जाता है कि नॉइज़ पोल्यूशन को हम किस में मेज़र करते हैं। तो नॉइज़ पोल्यूशन को मेज़र करने के लिए हम डेसिबल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, डेसिबल का। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं, डेसिबल का। ठीक, तो आप ओजोन लेयर को कैसे मेज़र करते हैं आप उसको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, नहीं आता है तो सर्च करके बताइए। ठीक, तो ये आपके कुछ थे जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर थे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें आप लोग, तो इसका मतलब आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसके साथ ही अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।